बेटा देखिए, आज की जो हमारी कक्षा है उसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा पिछली कक्षा में जो चल रहा था उसी चैप्टर के व्याकरणात्मक प्रश्नों की। तो देखते हैं व्याकरणात्मक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न है वह है संधि विच्छेदम संधिम व कुर्वन्तु। इसका मतलब है कि आपको संधि विच्छेद मिलेगा या फिर संधि युक्त पद मिलेगा। आपको यदि संधि युक्त पद मिलता है तो आपको उसका संधि विच्छेद करना है, और यदि आपको संधि विच्छेद मिला है तो आपको उसका संधि युक्त पद बनाना है। यानी कि या तो प्लस वाला टुकड़ा मिलेगा, आपको एक पद बनाना है, और यदि एक पद मिलता है, समस्त पद मिलता है, तो आपको उसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। इस श्रृंखला में हम देखते हैं आयोज्य पदों को। तो आपके जो पहला पद है वह दिया हुआ है प्रशंसितो अयम। क्या दिया हुआ है? प्रशंसितो अयम। इस प्रशंसितो अयम का यहाँ पर जो होगा संधि विच्छेद वह होगा प्रशंसित है प्लस अयम। जो आपका दूसरा पद है वह पद है शुष्क प्लस अपि। यानी कि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और संधि विच्छेद पद का आपको संधि युक्त पद बनाना है, तो उसका होगा शुष्को अपि। शुष्को अपि अवग्रह वाला है। नेक्स्ट जो आपके पद है वह है तत् प्लस नर्तनम। अर्थात इसका तात्पर्य भी है कि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि युक्त पद बनाना है। तन्नर्तनम इसका होगा नेक्स्ट जो आपका पद दिया हुआ है वह तास्ता। अर्थात संधि युक्त पद आपको दिया गया है, आपको इसका विच्छेद करना है। और जब यह आपके श्लोक में आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका अन्वय जब किया था तो हमने ताहा प्लस ताहा विसर्ग के स्थान पर से हुआ सब विसर्ग संधि इसके अंतर्गत है, लेकिन हमें यहाँ संधि का नाम नहीं पूछा गया तो नहीं बताना है। नेक्स्ट पद के बारे में बात करेंगे, पद नंबर 5। तो कवान्यंत्र यहाँ पर दिया गया है एक पद, उसका आपको विग्रह करना है क्वै प्लस अन्य। क्वै प्लस अन्य। नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं, पद नंबर 6। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और इस संधि विच्छेद में आपको क्या करना है, संधि युक्त पद बनाना है। तो संधि विच्छेद क्या है, कस्य प्लस अपि। तो ये बनेगा आपका कश्या। नेक्स्ट पद आपका पद नंबर 7। यह आपको संधि विच्छेद दिया गया है, आपको संधि युक्त पद बनाना है। तो समये प्लस अपि, तो आपका होगा 7 के अंदर समये अपि, वही अवग्रह वाला है और पी समये अपि। नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं, पद नंबर 1 यन। यन का आपको संधि विच्छेद करना है यत प्लस न। यत प्लस न। नेक्स्ट पद नंबर 9 चरक प्लस ईश्वर है। यहां आपको विच्छेद मिला है, आपको एक पद बनाना है, बनेगा चरकेश्वर। चरकेश्वर। नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं, पद नंबर 10 गत्यस्त। एक पद दिया गया है यानी कि संधि युक्त पद दिया है,
आपको संधि विच्छेद करना है, यह बनेगा गतीय प्लस च, गतीय प्लस च। अब यहाँ पर बात करें तो जो गतीय में पहला पद विसर्ग है उसके स्थान पर स हुआ है, इसमें भी सल्प विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ संधि के नाम नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हमने संधि के नामों के बारे में चर्चा नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले में जो आपका प्रशंसितो अयम का बनेगा प्रशंसित अयम। नेक्स्ट जो आपका होगा वह शुष्क है प्लस अपि जो दिया गया था संधि विच्छेद, उसका एक पद बनेगा शुष्को अपि। नेक्स्ट उसके बाद में तत् प्लस नर्तनम का तन्नर्तनम, तास्ता का ताह प्लस ता, कवन्यात्र का कव प्लस अन्यत्र, कस्य प्लस अपि का कश्यापि, समय प्लस अपि का समय प्लस अपि का समये अपि, यन का यत प्लस ने, चरक प्लस ईश्वर का चरकेश्वर है, और गत्यश्च का गतीय प्लस च। ये थे आपके व्याकरणात्मक प्रश्न के जो पहला प्रश्न है उस प्रश्नों के आंसर। अब बारी है हमारे प्रश्न नंबर 2 की। देखिए प्रश्न नंबर 2 का सबसे पहले जानते हैं निर्देशकों की। निर्देश क्या बताया गया है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु। इसका तात्पर्य है कि अधोलिखित पद है, नीचे लिखे गए जो पद हैं उन पदों में आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। सबसे पहले जानते हैं प्रकृति क्या चीज होती है। देखिए प्रकृति के अंतर्गत किसी भी पद के अंतर्गत आए हुए कोई धातु शब्द हो, कोई संज्ञा शब्द हो सकता है, चाहे वह धातु है या फिर कोई नाम है, संज्ञा पद है, या जो भी कुछ दिया गया है या उपसर्ग है तो उपसर्ग भी बताना है। प्रकृति से तात्पर्य होता है कि प्रत्यय के अलावा जो भी चीज आई है पद के अंतर्गत वह प्रकृति कहलाती है। तो अब उसके अंतर्गत धातु भी होती है, कोई शब्द भी होता है और उपसर्ग भी हो सकता है। तो जिस पद के अंतर्गत उपसर्ग आएंगे तो हमें वह उपसर्ग बताना है, और धातु है उसके बाद में तो धातु बतानी है, कोई शब्द है तो शब्द बताना है, और उसके बाद में इंगित करना है कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रत्यय आया है। तो बात करते हैं हम प्रकृति प्रत्यय से संबंधित प्रश्न के बारे में, प्रश्न नंबर 2 की, और देखते हैं उसको किस प्रकार से हमें हल करना है। तो देखिए बेटा इस प्रश्न की श्रृंखला के अंतर्गत जो आपका पहला जो पद दिया गया है वह दिया गया है विशिष्ट। पहला पद जो दिया गया है वह है विशिष्ट। अब आप इस विशिष्ट के अंतर्गत आपको देखिए उपसर्ग है तो बताना है, नहीं है तो नहीं बताना, उसके बाद धातु और प्रत्यय आपको बताना है। देखिए विशिष्ट के अंतर्गत वी उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। इसके अंतर्गत धातु कौन सी है? इसके अंतर्गत शिश धातु है। कौन सी धातु है? शिश। शिश धातु है इसके अंतर्गत। और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो कितः प्रत्यय है, जिसे हम अपनी भाषा में कट प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर? तो वी उपसर्ग शिश धातु प्लस कितः प्रत्यय आपके यहां पर। पद नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो वहां दिया गया है प्रशंसित है। प्रशंसित है के अंतर्गत प्र जो है वह उपसर्ग है। शंस यहां पर धातु है और प्रत्यय वही कितः प्रत्यय है जिसको कथ हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो देखिए दृष्ट है। दृष्ट है शब्द दिया गया है। इस दृष्ट के अंतर्गत कोई भी उपसर्ग नहीं है। सीधा कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। इसके अंतर्गत कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। और प्रत्यय कितः प्रत्यय। पद नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। सुदृश्यम। सुदृश्यम की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत सु उपसर्ग है, वही दृश्य धातु है। और प्रत्यय की यदि हम बात करेंगे यहां पर तो इसके अंतर्गत यत् प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? यत् प्रत्यय। इस प्रत्यय का यह शेष रहता है। देखिए बेटा मैं आपको बात बताऊं कि
जो जिस प्रत्यय के अंतर्गत यह शेष रहता है ऐसे प्रत्यय अनेक हैं, जैसे कि ल्यप प्रत्यय का भी यह शेष रहता है, ण्यप प्रत्यय का भी यह शेष रहता है, यद प्रत्यय का भी यह शेष रहता है, क्यप प्रत्यय का भी यह शेष रहता है। लेकिन इस चीज की कि यहाँ पर यह आया है और हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रत्यय कौन सा है, इसकी विस्तृत चर्चा हम जब प्रत्यय का स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पुस्तक के हिसाब से जो पद दिए गए हैं प्रश्नोत्तर के हिसाब से हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिए सुदृश्य इसका सु उपसर्ग दृश्य धातु और यह प्रत्यय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पद नंबर 5 की। तो इसके अंतर्गत दिया गया है नर्तनम। नर्तनम में जो धातु होगी वो होगी नृत धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय, नृत धातु और ल्यूट प्रत्यय। नेक्स्ट बात करते हैं हम समुपप्लुति। समुपप्लुति की बात करते हैं। तो देखिए समुपप्लुति में एक उपसर्ग तो है सम, उसके बाद में दूसरा जो उपसर्ग है वह है उत। दो उपसर्ग इसके अंतर्गत आए हैं, एक सम और उसके अलावा उत उपसर्ग। इसके अलावा प्लुत यहां पर जो है वह प्रकृति है और प्रत्यय की अगर हम बात करें समुपप्लुति के अंतर्गत तो कितने प्रत्यय की यहां पर बताया गया है। सम और उत दो उपसर्ग है इसके अंतर्गत, प्रकृति प्लुत प्लस कितने प्रत्यय। नेक्स्ट पद के बारे में अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट पद के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 7 पे दिया गया है स्फुरंती, और स्फुरंती के अंतर्गत आपको बताना है प्रकृति और प्रत्यय। तो देखिए 7 में प्रकृति जो है वह है स्फुरत। कौन सी प्रकृति? स्फुरत। इसके अंतर्गत दो प्रत्यय हैं, एक क्षत्रिय प्रत्यय है और एक गीश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक क्षत्रिय है और एक गीश प्रत्यय है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्षत्रिय जो प्रत्यय होता है इसका अत शेष रहता है और उस अत को हम अन में बदलते हैं, और गीश प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है, इसका ई शेष रहता है, इसलिए शब्द निर्माण होता है स्फुरंती। और गीश प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आता है। ये भी जानकारी हम जो विस्तार से पढ़ेंगे वो हम प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्फुरत, प्रकृति, क्षत्रिय और गीश, इसके अंतर्गत दो प्रत्यय का प्रयोग है। पद नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि पद नंबर 8 में क्या बताया गया है। देखिए गति। अब गति के अंतर्गत गम जो है वह धातु है, जिसे आप प्रकृति भी कह सकते हैं। गम धातु और कितने प्रत्यय का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। कितने प्रत्यय का 30 शेष रहता है, इसलिए रूप बनता है यहाँ पर गति। नेक्स्ट जो आपका नंबर 9 पद है उसके बारे में हम बात करते हैं विहाय। विहाय के अंतर्गत देखिए वी जो है वह उपसर्ग है, यहाँ पर ह्री जो है वह क्या है? धातु। और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्यय है ल्यप। नेक्स्ट जो है प्रसन्नम। प्रसन्नम के अंतर्गत प्र उपसर्ग है, सद धातु है और ल्युट प्रत्यय। नेक्स्ट 11 की बात करते हैं हम। मनीषिता में मनीषी प्रकृति और तल प्रत्यय, तल का तय शेष रहता है, बाद में आ, ये स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं। मनीषी प्लस तल। विस्तार पूर्वक जो हम उनकी चर्चा है कि प्रत्यय में क्या शेष रहता है, किस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय को अलग करते हैं, ये हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत।
करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत निम्नलिखितेषु पदेषु समासः करणीय। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत हमें क्या करना है, निम्नलिखित जो पद दिए गए हैं उनका हमको क्या करना है, समास बनाना है। अर्थात यहाँ पर आपको समास विग्रह दिए गए हैं और आपको एक पद का निर्माण करना है और एक पद को समास युक्त पद कहते हैं, या क्या कहते हैं, समस्त पद हम उनको कहते हैं, या एक पद हम उनको कहते हैं। चाहे एक पद कहिए चाहे समस्त पद कहिए, एक ही बात होती है। क्लियर? तो समास विग्रह के अंतर्गत जो पहला दिया गया है वह दिया गया है शरीरस्य विज्ञान। शरीरस्य विज्ञान का जो समस्त पद होगा वह होगा शरीर विज्ञान। ये सारे शब्द जो भी दिए गए हैं यह सारे के सारे आपके श्लोक के अंतर्गत आए हैं, शरीर विज्ञान। और जब हमने इनका अन्वय किया था तो हमने भी इनको इसी तरीके से तोड़ा था, शरीरस्य विज्ञान, इस तरीके से हमने इनका अन्वय किया था। तो यहां पर क्या हुआ, शरीर विज्ञान। नंबर 2 सुमेरो श्रृंगा। सुमेरो श्रृंगा का समस्त पद बनेगा वह होगा सुमेरु श्रृंगा। नंबर 2 सुमेरु श्रृंगा। सुमेरु श्रृंगा। नेक्स्ट मयूराणाम नर्तनम। मयूराणाम नर्तनम का समस्त पद जो होगा वह होगा मयूर नर्तनम। मयूर नर्तनम। नेक्स्ट पद 4 विद्या समृद्धि। विद्या समृद्धि अर्थात किसका होगा, विद्या समृद्धि। विद्या समृद्धि। नेक्स्ट है पद नंबर 5 सैकतस्य वप्रय। सैकत वप्रय। यहां पर देखिए बेटा, आपसे समास का नाम नहीं पूछा गया है। अगर समास का नाम भी पूछा जाता, यहाँ शरीरस्य विज्ञानम जो दिया गया था इसका यदि समास पूछा जाता तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब हमने यह समस्त पद बनाया तो हमने पहले पद की विभक्ति का लोप किया और पहले पद के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति थी, हमने षष्ठी विभक्ति का लोप किया तो इसका नाम होता षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन नाम नहीं पूछा गया है यहाँ पर, तो हमारे आंसर होंगे शरीर विज्ञानम, सुमेरु श्रृंगा, मयूर नर्तनम, विद्या समृद्धि, शैकत वप्रः। देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुर्वन्तु। अभी आपने देखा कि आपको विग्रह दिए हुए थे और आपने समस्त पद का निर्माण किया। अब नेक्स्ट प्रश्न में वो आपको समस्त पद दे रहा है और आपसे समास विग्रह करवाना चाहता है। तो देखते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो प्रश्न 4 के अंतर्गत जो पहला पद दिया गया है आपको वह है कृष्ण शिलासु। समस्त पद के रूप में आपको कृष्ण शिलासु दिया गया है, आपसे समास विग्रह करवाना चाहता है, तो आपका होगा कृष्णासु शिलासु। कृष्णासु शिलासु। समास विग्रह जो होगा वह होगा कृष्णासु शिलासु। नेक्स्ट है स्नेहार्द्र। समास विग्रह जो होगा स्नेहेन आर्द्र। स्नेहेन आर्द्र।
नेक्स्ट जो आपके पद दिया गया है वह है मधुर विरावह, तो इसका समास विग्रह जो होगा वह होगा मधुरे विरावह, मधुरे विरावह। नेक्स्ट देखिए, क्रमेलक गति आपके समस्त पद दिया गया है, समास विग्रह आपको करना है क्रमेलकस्य गति, क्रमेलकस्य षष्ठी विभक्ति आई है यहाँ पर, क्रमेलकस्य। नेक्स्ट है गति, क्रमेलक गति का क्रमेलकस्य गति। नेक्स्ट दिया हुआ है विद्या समृद्ध। अभी आपसे यही पूछा गया था, उसका ही विपरीत पूछ लिया है यहाँ पर। तो विद्या समृद्ध दिया हुआ था ऊपर समास विग्रह में, और आपने उसका समस्त पद जब बनाया था तो बना था विद्या समृद्ध है। और अब यहाँ पर आपसे विद्या समृद्ध को वापस से रिपीट करके पूछा है, आपको एक पद दे करके समास विग्रह करवाया है, तो विद्या समृद्ध है। क्या बनेगा? विद्या समृद्ध है। वहां ये चीज दी हुई थी, आपसे एक पद बनवाया था समस्त पद विद्या समृद्ध है, यहाँ विद्या समृद्ध है उसने दिया हुआ है, और आपसे समास विग्रह के रूप में पूछा है तो बनेगा विद्या समृद्ध है। नेक्स्ट और अंतिम पद आपके सामने है, उसमें पूछा है चंचल चंद्रिका, समस्त पद के रूप में दिया है उसने चंचल चंद्रिका। आपको इसका समास विग्रह करना है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा चंचला चंद्रिका। क्या होगा? चंचला चंद्रिका, चंचला चंद्रिका। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वह आपको नहीं करना है क्योंकि ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, और जब तक हम ग्रामर के अंदर वाच्य परिवर्तन नहीं पढ़ेंगे तो यह हमें समझ में नहीं आएगा। इस प्रश्न को हम वाच्य परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ने के पश्चात पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो आपके व्याकरण से संबंधित इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर थे, यह आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत नीट एंड क्लीन रूप से करने हैं और साथ ही साथ लर्न भी करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।